हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मच अवेटेड पीटी 365 के बारे में। आज से हम इसके पॉलिटी सेक्शन को कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, यू कैन लव दिस कंपाइलेशन, यू कैन हेट दिस कंपाइलेशन, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस कंपाइलेशन, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा पीटी 365 को टाइमली फिनिश ना कर पाने का फोमो आपके माइंड में बढ़ता जाएगा। सो टू फिल दिस गैप इन योर प्रिपरेशन, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू सो दैट टुगेदर वी कैन फिनिश दिस मैगजीन फॉर यू इन अ टाइमली मैनर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ये इलेक्शंस वाले पूरे टॉपिक की। इसमें कई सारी न्यूज है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, ईवीएम, वीवीपैट, स्टेट इलेक्शन कमीशंस की, और लोकसभा इलेक्शंस में जो कुछ भी चीज़ें न्यूज़ में थी, फॉर्म 17C क्या है, साइलेंस पीरियड क्या होता है, नॉमिनेशन कैसे वापस ले लिया था तो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, ये सब सारी न्यूज़ जो है मैं आपको अच्छे से कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएंगी, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उन्हें ईजिली रिकॉल कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होते ही तुरंत देश में इलेक्शन शुरू हो गए थे? नहीं, थोड़ा टाइम दिया गया था। क्यों? क्योंकि वोटर आईडी बन गई थी क्या? नहीं, वोटर आईडी नहीं बनी थी। ठीक है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो तो उनको पकड़ोगे कैसे? कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करके नहीं दिया था। ठीक है, कोई डिस्प्यूट्स हो गए, मान लो डिस्प्यूट्स हो गए, उनका रेजोल्यूशन कैसे होगा? ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर को कैसे अपॉइंट होगा? ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं की थी कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को ये पावर दे दी थी कि आप लॉज बनाइए कि देश में कैसे स्मूथ एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। ऑल्दो मेजर प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दे दी थी। अंडर पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेजर प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर दिए थे, मगर जो निटिग्रिटीज थी वो आर्टिकल 327 के अंतर्गत पार्लियामेंट को सौंप दी कि आप लॉ बनाइए और कैसे इलेक्शंस के बेसिक रूल्स जो होंगे उनको उस लॉ में डालिए। तो इसके तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पार्लियामेंट ने आरपीए लॉन्च किए, इनैक्ट किए। ठीक है, जिसके तहत हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। फिर इलेक्शन होने शुरू हुए देश में, तो आप देखोगे कि 1951, 52, 1957, 1962, 1967, इन सभी ईयर्स में साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुए, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ साथ ही होते थे। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब यही है कि लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हों। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन एक दिन में हो, ऐसा कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ये नहीं कि वन डे में ही इलेक्शन हो जाए। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट देके भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इट डजंट मीन कि इलेक्शन एक दिन में हो। ठीक है, इसका मतलब बस ये है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन जब भी हों सब एक साथ हों, जो कि पहले ऐसा ही होते थे। मगर ऐसा हुआ कि 1968-69 में ड्यू टू प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ फ्यू स्टेट असेंबलीज, ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे इनमें डिसरप्शन आ गया, और 1970 में लोकसभा भी प्री मेच्योरली डिसॉल्व हो गई। तो इस वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिलसिला वहीं पे थम गया और देश में अलग अलग करके इलेक्शन होने लगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में बेसिक और क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं। 129th अमेंडमेंट बिल के तहत ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिव्यू के लिए भेज दिया गया है इस बिल को। ठीक है, और देखिए एक्चुअली आपको ये पूरा पोर्शन दिया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि साइमल्टेनियस इलेक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करेगा, हाउ इट विल एक्चुअली वर्क। ठीक है, अब देखो सपोज एक डेट है 2034 में जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन होने हैं। ठीक है, अब हमारी कंट्री में 2029 में भी लोकसभा इलेक्शन होंगे। ठीक है, 2028-9 में लोकसभा इलेक्शन हमारी कंट्री में होंगे। ठीक है, उसके 5 साल बाद 234 में साइमल्टेनियस इलेक्शन होने हैं, मतलब स्टेट्स के और सेंट्रल के दोनों के इलेक्शन साथ साथ होने हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन होने हैं 2034 में। तो 2029 से 5 ईयर्स होए, फिर हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा सबका एक साथ। अब सपोज़ ये जो लोकसभा 2029 में चुनी गई थी ये डिसॉल्व हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से 2031 में ही। ठीक है, तो फिर से इलेक्शन होंगे लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब जो बची हुई लोकसभा का टर्म है वो 3 साल का ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2034 में हमें फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन करना है, तो इसलिए मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई 2029 वाली, तो उसको जो बचा हुआ टर्म होगा ना उसका, उसी के लिए उसको चुना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लोकसभा के बारे में। अब सपोज 2034 में हमारा
साइमल्टेनियस इलेक्शन होने हैं और कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी गई है 2028 में, ठीक है। 2028 में क्या चुनी गई है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सपोज ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कब तक है? 2033 तक रहेगा, ठीक है। 5 साल का होता है ना, तो 2033 तक रहेगा। मगर इसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा कि आप 2034 तक पावर में रहो, क्योंकि हमें इलेक्शन साइमल्टेनियसली करने हैं, ठीक है। उसी का उल्टा अगर कोई स्टेट असेंबली में इलेक्शन हुए हैं 2030 में, ठीक है, तो उसका तो टेन्योर 2035 तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5 साल होना चाहिए ना उसका टर्म 2030 वाली का। 2030 में अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुआ है तो उसका टर्म तो 5 साल का होगा 2035 तक, तो उनका 1 साल माइनस कर दिया जाएगा, उनका 1 साल पहले ही उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन इस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे साथ में आएंगी ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो यही लिखा है, टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विथ फुल टर्म ऑफ लोकसभा, ठीक है। और बीच में अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, ये सब इसमें समझा दिया गया है। बाकी आपको इतना डिटेल नहीं जाना कि कौन से आर्टिकल अमेंड होंगे, वो जब अमेंड हो जाएंगे तब देखा जाएगा। अभी आपको इतना नहीं देखना, आपको मोटा मोटा समझ आ गया ना बस कि कैसे होंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। बस इतना जान लो। और एक चीज़ जान लो कि कौन कौन सी बॉडीज़ ने रिकमेंड किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, ठीक है। देखो, एक तो ये था कि 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1999 इसने रिकमेंड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जान लो लॉ कमीशन क्या होता है। लॉ कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, ठीक है। नॉर स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूटरी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, ठीक है। और 3 ईयर्स के लिए ये गठित की जाती है, एक बार में अगर गठित हुई तो 3 साल के लिए होती है। और इसको बोला जाता है सर्विस स्टेशन ऑफ लॉज। क्या बोला जाता है? सर्विस स्टेशन ऑफ लॉज। जैसे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, तो आप सर्विस स्टेशन ले जाते हो सर्विसिंग करवाने के लिए, वैसे ही कुछ लॉज पे अगर डाउट होता है गवर्नमेंट को तो सजेशन मांगती है, या लॉ कमीशन अपने यहाँ पे कुछ लॉज के रिकॉर्डिंग यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है। यही लॉ कमीशन का काम होता है। इसी तरह लॉ कमीशन ऑफ 1999 ने रिकमेंड किया था कि देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। दूसरी रिकमेंडेशन आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से, ठीक है, इसकी 2015 की रिपोर्ट से। तो ये स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं पार्लियामेंट की? आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग कमिटीज़ पार्लियामेंट की परमानेंट कमिटीज़ को बोलते हैं, परमानेंट कमिटीज़, ठीक है। जैसे कि आपकी एथिक्स कमेटी, ठीक है, एथिक्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ये सब पार्लियामेंट की क्या है? परमानेंट कमिटीज़ हैं, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सब आपकी परमानेंट कमिटीज़ हैं, यानी कि स्टैंडिंग कमिटीज़ है पार्लियामेंट की, ठीक है। और देख लो और किसने रिकमेंडेशन दी थी? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2022। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपने कभी भी सिंसियरली मेंस की प्रिपरेशन करी है, तो जीएस 2 के आंसर्स लिखते वक्त इस कमीशन की रिकमेंडेशंस को आप अपने आंसर्स में कई बार इंक्लूड करते होगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो गए थे, तब इस कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया था, इस कमीशन का, कि एक बार देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग कैसी चल रही है। इस कमीशन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, लाइक नोटा इसका ही रिकमेंडेशन है, ठीक है। नोटा हो गया, और क्या था? इंटर स्टेट काउंसिल की बात इसने ही करी थी, ठीक है। नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात की थी इसने। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी थी। इसके चेयरमैन थे M.N. वेंकट चिलैया, ठीक है। M.N. वेंकट चिलैया इसके चेयरमैन हुआ करते थे। इसमें 4 मेंबर बॉडी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इस कमीशन के बेसिक पता होने चाहिए। बाकी चौथा जो इंस्टीट्यूशन था, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग ने थोड़ा बहुत बोला था साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको इस आर्टिकल से पता होनी चाहिए। एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो लोकसभा से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है इस बिल को रिव्यू करने के लिए। अब जेपीसी क्या होती है? जेपीसी कोई भी हाउस फॉर्म कर सकता है, ठीक है। किसी भी हाउस में मोशन आप अडॉप्ट करो और दूसरा हाउस उस मोशन को सपोर्ट कर दे तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म हो जाती है। क्या ये परमानेंट कमेटी है? नहीं, ये एक एड हॉक कमेटी है। एड हॉक कमेटी है, यानी कि ये एक टेम्परेरी कमेटी है जो कि पार्लियामेंट किसी पर्पस के लिए बनाता है, ठीक है। अच्छा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक तो हाउस में मोशन अडॉप्ट करके फॉर्म कर सकते हो, दूसरा दोनों हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, स्पीकर और चेयरमैन, एक दूसरे को चिट्ठी लिख के, लेटर लिख के भी इस पार्लियामेंट्री कमेटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस पार्लियामेंट्री कमेटी के नंबर्स यानी स्ट्रेंथ कुछ फिक्स नहीं होती हैं, अलग अलग कमेटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो लोकसभा के मेंबर हैं वो राज्यसभा के मेंबर से हमेशा डबल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली हमने अपना साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला टॉपिक कवर कर लिया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। स्टेट इलेक्शन कमीशन का पर्पस क्या है? लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन कंडक्ट करवाने का इनका पर्पस है, ठीक है।
लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन कंडक्ट करवाना इसका मेन पर्पज़ है, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, इसको पावर कौन से आर्टिकल्स के थ्रू मिलती है? आर्टिकल 243(k)(1) के तहत ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स के इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, यानी गांवों में। ओके, आर्टिकल 243(ZA) के तहत इनको पावर है कि ये अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ में इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 243(k)(2) के तहत ये लिखा गया है कि गवर्नर इनके टर्म्स, टेन्योर और सर्विस कंडीशन डिसाइड करता है, ठीक है। सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? गवर्नर डिसाइड करता है, ठीक है, इनकी सर्विस कंडीशंस और टेन्योर के बारे में। तो ये सब आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के ये 3 आर्टिकल पता होने चाहिए। 243(k)(2) जिसके तहत गवर्नर इनका सर्विस कंडीशन डिसाइड करता है, 243(ZA) जिसके तहत अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ में इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, और 243(k)(1) जिसके तहत पंचायती राज यानी लोकल लेवल पे गाँवों में इलेक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है, पंचायत में। तो ये तीनों आर्टिकल हो गए। बाकी ये याद रखना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, गवर्नर करता है। ओके, और इनको रिमूव कौन कर सकता है? इनको रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट रिमूव क्यों कर देगा भाई? इनको रिमूव उन्हीं ग्राउंड पे किया जा सकता है, रिमूवल ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ हाई कोर्ट जज। जिस ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, उन्हीं ग्राउंड्स पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को सिर्फ रिमूव किया जा सकता है बाई प्रेसिडेंट। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हो गई स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। अब आप देख लो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलिमिटेशन करना। हर 5 साल में लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलिमिटेशन का काम करते हैं ताकि लोकल लेवल के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सके, ठीक है। डिलिमिटेशन करवाते हैं लोकल लेवल पे, हर 5 साल में डिलिमिटेशन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो डिलिमिटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा इनका फंक्शन है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, ठीक है, लोकल बॉडी के लिए। SC ST OBCs की सीट को रिजर्व करना लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, ठीक है। और कोई डिस्प्यूट हो जाए उस पर डिसीजन लेना लोकल बॉडी इलेक्शंस में। और गवर्नर को कुछ एडवाइस देना हो तो वो एडवाइस देना लोकल लेवल के इलेक्शंस में, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनका जो शायद आप बहुत कम लोगों को पता होगा। दे आर एम्पावर्ड, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, दे आर एम्पावर्ड टू रजिस्टर एंड डी रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर कर सकते हैं या डी रजिस्टर कर सकते हैं टू स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर और डी रजिस्टर करने का काम भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनके पास कौन सी एक पावर नहीं है? इनके पास वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने की पावर नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट प्रिपेयर वोटर लिस्ट टू कंडक्ट इलेक्शंस। इनको जो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी वोटर लिस्ट बना रखी है उसी को यूज़ करना होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको इलेक्शन कमीशन की मैंने बता दी, ठीक है। 73rd 74 अमेंडमेंट के थ्रू आए थे क्योंकि इनको लोकल बॉडी में इलेक्शन करवाने ऑब्वियसली गैजेट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया 243(k)(1), ये तीनों इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। रिमूव इनको सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? देखो यहाँ लिखा है ना, ये न्यूज़ में क्यों है कि कर्नाटका के CAG ने बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिसएम्पावर किया जा रहा है, ठीक है। क्यों डिसएम्पावर किया जा रहा है? कि इस वजह से क्या हो रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस में डिले हो रहा है। तो ये डिसएम्पावरमेंट का क्या मतलब है? स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसएम्पावर कैसे हो जा रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी? तो एक्चुअली होता क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव एम्बिग्यूटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। एम्बिग्यूटीज़ आ जाती हैं और इन लोगों की पावर में ओवरलैप होने लगता है। अब सपोज स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें डिलिमिटेशन करने दो, हमें इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है, आपके 5 साल पूरे हो गए। अब उसमें किसी ना किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट हिंड्रेंस पैदा कर रही है, वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका के केस में स्टेट इलेक्शन कमीशन को कोर्ट जाना पड़ गया और बोलना पड़ा कि ये हमें डिलिमिटेशन करने नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहा है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली इलेक्शंस को डिले करवा रही थी, ठीक है, ऐसे, ताकि बहुत जगह पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि अपना ही बंदा म्यूनिसिपैलिटी में बैठा रहे लंबे टाइम तक, इसलिए इलेक्शंस ही नहीं होने देते वहाँ पे। कुछ उनके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस है, लोकल लेवल की जो डेमोक्रेसी है, उसका इरोजन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंटली अपना सर्वे, डिलिमिटेशन जो भी करना है स्मूथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, वो करते रहना देना चाहिए। तो ये हमारी बात हो गई स्टेट इलेक्शन कमीशन की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स। सबसे पहला तो ये
कि जो हाउस में नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट में उसको फिक्स करो, या लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने सीट्स हैं उसको फिक्स करो। और दूसरा इनका काम होता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज को अल्टर करना, बढ़ाना घटाना, कैसे डिसाइड करोगे बाउंड्रीज, उसके बारे में डिसाइड करना। तो ये डिलिमिटेशन के दो काम होते हैं, पहला तो नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स करना और दूसरा बाउंड्रीज डिसाइड करना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की। तो ये काम करने के लिए पार्लियामेंट को पावर मिली है अंडर आर्टिकल 82 कि आप हर बार सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे। ठीक है, हर बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करेंगे जो कि ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को करेगा। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स करना होगा और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज को डिसीजन लेना होगा। तो ये काम किसका है? बाउंड्री कमीशन यानी डिलिमिटेशन कमीशन का। कौन गठित करता है इसको? पार्लियामेंट बाय इनैक्टिंग लॉज। इस तरह से अभी तक टोटल 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जा चुके हैं। 1952 में बाय डिलिमिटेशन एक्ट 1952, 1963 में बाय डिलिमिटेशन एक्ट 1962, 1973 में बाय डिलिमिटेशन एक्ट 1972 एंड 2002 में बाय डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो ये चारों बार डिलिमिटेशन एक्ट बनाए गए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को करने के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट को डिलिमिटेशन कमीशन बनाना था, लेकिन 1971 के बाद जब 73 में ये बना, उसके बाद ये 81 में ही बनना चाहिए था, 91 में बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, डायरेक्ट 2002 में बना। तो ऐसा क्यों हुआ? बीच में ये गैप क्यों आ गया? तो इसके पीछे एक कहानी है। सबसे पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड। सबसे पहला डिलिमिटेशन कब हुआ? 1952 में। ठीक है, उसके बाद कब हुआ? 1961 में। उसके बाद 1971 का जब सेंसस हुआ ना, तो उसमें कुछ बातें सामने आई कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। यानी कि जो साउथ में टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो पॉपुलेशन है साउथ की, वो थोड़ी सी कम रह जा रही है और नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे पार्लियामेंट ने, क्योंकि सीट्स फिक्स करनी होती है ना, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होनी होती है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा कि साउथ की पॉपुलेशन कम रही और नॉर्थ की पॉपुलेशन बढ़ती रही, ठीक है, फर्टिलिटी रेट नॉर्थ का ज़्यादा रहा, तो फिर तो ऐसा होगा कि लोकसभा में धीरे धीरे पूरा साउथ के लोग दिखेंगे ही नहीं और नॉर्थ की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सब सोच के, इस कंसर्न्स को दिखाते हुए उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने डिलिमिटेशन ऑर्डर पास किया ऑफ 1976, डिलिमिटेशन ऑर्डर ऑफ 1976। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? 42nd अमेंडमेंट आया 1976 का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये डिसाइड हुआ कि हम ईयर 2000 तक अब ना तो कोई नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स फ्रीज कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा और फ्रोजन टिल 2000। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम बाउंड्रीज को भी रिड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि 2000 तक हम बाउंड्रीज भी रिड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्री है ना, उनको भी हम रिड्रॉ नहीं करेंगे। यानी कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये डिसीजन लिया गया कि अब साल 2000 तक, जब सेंसस नहीं होगा 2001 वाला, उसके पहले हम डिलिमिटेशन कमीशन नहीं गठित करेंगे। हम जो है अपना कोई नंबर ऑफ सीट्स नहीं, ना तो बढ़ाएंगे ना बाउंड्रीज में कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि साउथ की पॉपुलेशन इनफर्टिलिटी रेट कम है और नॉर्थ का ज़्यादा है, पहले इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए जब 1973 वाला डिलिमिटेशन हो गया, उसके बाद उसको फ्रीज कर दिया गया। फिर 2001 में सेंसस हुआ। हालांकि 2001 का सेंसस होने से पहले ही 2001 में क्या कर दिया गया? 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, 2001 में 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ये 2001 का सेंसस रिलीज होने से पहले ही आ गया था, 84th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 बिफोर रिलीजिंग द सेंसस ऑफ 2001। ठीक है, इसके पहले ये एक्ट आ गया। इसमें क्या कहा गया कि अभी जो हमने ये जो सीट्स फ्रीज की है ना 2000 तक के लिए, नंबर ऑफ सीट्स हमने फ्रीज कर दी हैं 2000 तक के लिए, हम इसको बढ़ा रहे हैं। हम 2026 तक इसको जो है बढ़ा देते हैं। 2026 तक इन सीट्स के नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन में अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। ठीक है, अभी भी पॉपुलेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो 2000 से इसको बढ़ा के डेट क्या कर दी गई? 2026 तक वाया 84th अमेंडमेंट एक्ट। समझ रहे हो ना? 84th अमेंडमेंट एक्ट 2000 में क्या हुआ कि बोला गया कि नंबर ऑफ सीट्स को हम नहीं छेड़ेंगे, नंबर ऑफ सीट जितनी है उतनी ही रहेंगी, मगर हाँ, हम डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे सिर्फ बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करने के लिए। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज बदल दी जाएंगी, उनके नाम बदल दिए जाएंगे, मगर नंबर ऑफ सीट्स जो हाउस में है वो उतनी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये काम था 2002 वाले डिलिमिटेशन कमीशन का, जिसने नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाई, सिर्फ टेरिटोरियल
कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एरिया और उनके नाम वगैरह बदल दिए। तो ये तो 2002 की बात हो गई। उसके बाद 2003 में 86th अमेंडमेंट आया, ठीक है, 86th अमेंडमेंट आया, ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि अभी तक हमने जो बाउंड्री चेंज करी थी वो 1991 के सेंसस के बेसिस पे करी थी, क्योंकि हमारे पास तब तक 2001 का सेंसस तो हुआ नहीं था। लेकिन अब हमारे पास 2001 का सेंसस है, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि अभी भी हम नंबर ऑफ सीट्स को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाउंड्रीज चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, ठीक है। तो 84th, ये जो 84th अमेंडमेंट है, ठीक है, और जो 86th अमेंडमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 84th अमेंडमेंट में जो बाउंड्रीज चेंज की गई वो 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग चेंज की, क्योंकि मैंने बताया ना तब 2001 का सेंसस आया नहीं था। और 86th में जो बाउंड्रीज चेंज की गई वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग की गई, बस यही डिफरेंस था, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। ये अमेंडमेंट 2003 में आया और ये वाला अमेंडमेंट 2001 में आया, यही डिफरेंस था। दोनों ही अमेंडमेंट्स में सीट्स को इंक्रीज़ नहीं करने की बात की गई, सीट्स फ्रीज रहेंगे 2026 तक सीट्स हमारे पार्लियामेंट की फ्रीज कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिलिमिटेशन की बात हो गई। और देख लो क्या क्या लिखा है इसमें। अच्छा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। जैसे 1952 के लिए डिलिमिटेशन एक्ट बनाया गया 1952 का, तब जाके डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ। ऐसे हर बार आपको नया एक्ट पास करना पड़ता है, तब जाके डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट इसको बार बार गठित करता है। बाकी बात करें कि डिलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन है ना, वो फाइनल होता है, उसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसको आप, इसकी रिपोर्ट को, ऑर्डर्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है उसकी रिपोर्ट में। तो यही अभी न्यूज़ में इसीलिए था कि रिसेंटली किशोर चंद्र चंगनाल राठौड़ केस में 2024 में जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। अगर कुछ आर्बिट्रेरीनेस हमें दिख रही है तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप चैलेंज मत करो, लेकिन हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन रिव्यू द डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर, मतलब वही बात हो गई कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आप भी आते हो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं, तो आपको बताना है इसका चेयरमैन तो कोई जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या रह चुका है कोई जज सुप्रीम कोर्ट का, तो वो होंगे इसके चेयरमैन, ठीक है। और इसके मेंबर्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या इलेक्शन कमिश्नर होगा, कोई भी जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करेगा, और दूसरा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर होता है, ठीक है। तो ये दो मेंबर होंगे और ये एक चेयरपर्सन होंगे। तो ये हो गई बात डिलिमिटेशन की। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है ईवीएम और वीवीपैट के बारे में, जिससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ हर इलेक्शंस के पहले और हर इलेक्शंस के बाद हमारे देश में आती ही रहती है, ठीक है। देखो, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहता है, बार बार डिफरेंट एनजीओज लाइक एडीआर और अपोजिशन पार्टीज ये डिमांड करती हैं कि हमें वीवीपैट का नंबर ऑफ वोट्स इन ईवीएम, इन दोनों का हमें मैच करवाना है, क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स शुड बी इक्वल टू वीवीपैट स्लिप्स, ठीक है। वीवीपैट स्लिप से नंबर ऑफ वोट्स जो है वो मैच करने चाहिए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दे रहे हैं बार बार। तो ऐसा हो क्या रहा है और वीवीपैट एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये समझो पहले आप। तो उसको मैच करना और ईवीएम से मैच करना, ये सब क्या है, पहले इसको समझो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है। देखो, आप जब वोट डालने जाते हो ना, तो बेसिकली आपके पास तीन चीज़ों का सामना होता है, ठीक है। आपका तीन चीज़ों से सामना होता है जब आप वोट डालने जाते हो। तो सबसे पहले तो आपको जहाँ वोट डालना होता है वो बैलेट यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ बटन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके चुनाव निशान होते हैं, आपको बटन दबानी होती है, ठीक है। लेकिन ये बटन आप ऐसे नहीं जाते दबा दोगे, पहले आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाओगे, ठीक है। सपोज यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके पास एक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में एक बटन होती है, ठीक है, वो उस बटन को दबाएगा, तो फिर आपके जो ये बैलेट यूनिट है इसमें सिग्नल मिलेगा और तब आप इसमें बटन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही बटन प्रेस करोगे आपका वोट कास्ट हो जाएगा, और जब आपका वोट कास्ट हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि बगल में वीवीपैट होती है, ठीक है। ये इसमें आपका जो कैंडिडेट है उसका नाम, उसका सीरियल नंबर, और आपने जिस सिंबल में बटन दबाया है वो इलेक्शन सिंबल इस वीवीपैट स्लिप में आपको दिखेगा। आपको बस वो स्क्रीन पे दिखेगा और नीचे गिर जाएगा, वो ये स्लिप आपको हाथ में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको मिलेगी नहीं, ये बस आपको दिखेगा कि हाँ, जिसको मैंने वोट किया है ये उसी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और उसी का इलेक्शन सिंबल लिखा हुआ आ रहा है वीवीपैट में, मतलब हाँ, जहाँ मैंने बटन दबाया है वोट वहीं गया है। ये स्लिप कुछ समय के लिए आपको विजिबल रहेगी और नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो बस आपको कंफर्म हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगले इंसान को बुलाएगा, फिर बटन दबाएगा, फिर से वो वोट डालेगा,
फिर वो वीवीपैट देखेगा और फिर स्लिप नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से होता है, ठीक है एक्चुअली। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बटन दबा रहा है ना, इसकी वजह से एक्चुअली बूथ कैप्चर नहीं हो सकती, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट के पास ये जो बटन दबा रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसकी एक लिमिट होती है। जैसे सपोज आप चले जाओ अंदर, आपने इसको डरा दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि चुपचाप बैठे रहना, जितनी बार मर्जी होगा उतनी बार मैं वोट डालूंगा। इससे मान लो मैंने एक ही सिंबल पे मैंने 5 बार बटन दबा दी, फट 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 है, ऐसे करके 100 बार दबा दी, तो हमारे 100 वोट चले गए ना फटाक। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ईवीएम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंट्रोल यूनिट है उसकी ये जो बटन है, एक वोट डालने के बाद ये कुछ टाइम, थोड़े टाइम बाद ही ये दोबारा वर्क करेगी, ठीक है। यानी कि आप लगातार कई वोट नहीं डाल सकते, 2 वोट्स के बीच में थोड़ा गैप होगा। डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, देखो लिखा हुआ है ना कि डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, ठीक है। यानी कि बूथ कैप्चरिंग से प्रिवेंट करती है ईवीएम हमें, ठीक है। और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो क्लोज बटन प्रेस कर देगा अगर एक बार, तो उसके आगे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचेगी वोटिंग की, ठीक है। तो ये भी कर सकता है। तो ये होती है वीवीपैट, ठीक है, जिसकी वजह से वोटर्स को ये पता चल जाता है कि जिसको हमने वोट किया है वही वोट हमारा गया। इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। अब क्या कह रहे हैं, इसका एक्चुअली होता ये है कि जितनी भी स्लिप्स वीवीपैट के नीचे गिरी है मशीन में, उतने ही नंबर ऑफ वोट्स होंगे। ये थोड़ी जाहिर सी बात है ना कि जितने नंबर ऑफ वोट्स हैं उतनी ही स्लिप्स होंगी। तो यही ये लोग कहते हैं कि सारी स्लिप्स और सारे नंबर ऑफ वोट को मैच करवा दिया जाए, ठीक है, निकाल निकाल के। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम का पर्पस क्या है। ईवीएम क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, पोर्टेबल। इसका पर्पस है टू मॉडर्नाइज इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए है पर्पस। अगर आप एक के वीवीपैट स्लिप को निकाल के नंबर ऑफ वोट से मैच करोगे तो इससे अच्छा तो आप वापस पेपर बैलेट पे चले जाओ, ठीक है। इतना ही टाइम अगर लेना है कि बैठ के सबका मिलान कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो आप दोबारा पेपर बैलेट पे चले जाओ, उससे इलेक्शंस करवा लो, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा उस ईवीएम के पर्पस को ही डिफीट कर देता है, वीवीपैट पूरे देश की अगर जो है मिलाने बैठेंगे तो। हालांकि 2019 में चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 ईवीएम्स पर असेंबली को हम वेरिफिकेशन करवाएंगे वीवीपैट का, ठीक है। अब 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, समझ रहे हो, पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पे ध्यान रखना, पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लिखा है, ठीक है। इट्स नॉट पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, पर असेंबली, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम्स जो है वो मैच करवाई जाएंगी, ठीक है, वीवीपैट से, कि नंबर ऑफ वोटर्स और नंबर ऑफ वीवीपैट स्लिप सेम है कि नहीं, रैंडम, कहीं भी 5, किसी भी 5 असेंबलीज में, ठीक है। अब यह देखना कि यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, सपोज दिल्ली में जैसे 7 लोकसभा, ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लेकिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है? 70 है, ठीक है। 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है दिल्ली में, लेकिन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ 7 है, ठीक है। तो कहा जाता है लोकसभा इलेक्शन में सपोज चांदनी चौक एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है सपोज। तो चांदनी चौक के अंदर जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रही है ना, उनमें से किसी 5 को चुना जाएगा और उसमें वीवीपैट को वेरीफाई किया जाएगा कि नंबर ऑफ वोटर्स और नंबर ऑफ वीवीपैट स्लिप्स ये सेम है या नहीं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है और क्या डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना कर दिया। बस यही है, ईवीएम के बारे में आपको बता दिया मैंने। देख लेना ईवीएम को मैन्युफैक्चर कौन करता है, 2 कंपनीज करती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, ठीक है। सबसे पहला यूज़ वीवीपैट का कहाँ किया गया था सारी ईवीएम्स में? गोवा में 2017 की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, ठीक है। और वीवीपैट को फुली लोकसभा इलेक्शंस में कब डिप्लॉय किया गया? 2019 में। तो वीवीपैट कहीं ना कहीं अगर आप रैंडम 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी वेरीफाई कर रहे हो, तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा नहीं 5 ही बूथ हैं, बहुत सारे बूथ होंगे 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो इस वजह से वीवीपैट कहीं ना कहीं एक सैम्पल तौर पे रैंडमली अगर वेरीफाई कर रही है तो एक तरह से ऑनेस्टी का प्रूफ तो है ही है, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है या फिर डिफ़िकल्ट है टू मैच एंटायर नेशन का वीवीपैट विद ईवीएम, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ईवीएम्स यूज़ हुई थी 1982 में, ईवीएम की जर्नी की बात हो रही है। सबसे पहले 1982 में यूज़ हुई थी, बाई इलेक्शन हुआ था केरला में, वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1989 में रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में अमेंड किया गया ताकि ईवीएम का यूज़ अलाउ हो सके, 1989 में अमेंड किया गया, ठीक है। और 2004 में ईवीएम्स को अडॉप्ट किया गया जनरल इलेक्शंस में यूज़ करने के लिए, ठीक है।
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया वीवीपैट का यूज़, बिना वीवीपैट के आप ईवीएम यूज़ नहीं कर सकते। ये कब कहा गया? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में 2013 से वीवीपैट कंपलसरी हो गई और 2019 से 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में वीवीपैट और ईवीएम का मैच करना भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये आपकी जर्नी मोटी मोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ईवीएम वीवीपैट का मैंने आपको बता ही दिया कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें टाइम लिमिट लगी हुई है और दोबारा वोट अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाह ले कोई ऐसी करे तो क्लोज बटन दबा देगा, दोबारा उसमें वोट पड़ ही नहीं सकता और प्री प्रोग्राम करना ईवीएम को पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कोई इनवैलिड वोट का सिनेरियो पैदा नहीं सकते कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है और ये बैटरी पे रन करती है, कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है ईवीएम को, ठीक है। तो ये हमारा ईवीएम वीवीपैट वाला टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो गया। अगला टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एथिकली यूज़ करिए, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से लोकसभा इलेक्शंस में बहुत सारे वायलेशंस हो रहे थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, इस वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। अब देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली होता क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पर्पस क्या है कि मॉडल बिहेवियर शो करना ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। मॉडल बिहेवियर मतलब जो भी मॉडल बिहेवियर इलेक्शन कमीशन आपको बताएगा उस अकॉर्डिंग रहना है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये 1960 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था केरला में 1960 में, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा इसका पर्पस क्या है? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। और इसका एक और पर्पस है, कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिले गवर्निंग पार्टी को, ठीक है, कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिले किसको? गवर्निंग पार्टी को, रूलिंग पार्टी को, ठीक है, रूलिंग पार्टी को कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिले, इस वजह से भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत हेल्पफुल है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इस वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र होता है। अब आपको दिमाग में आएगा कि क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई स्टैट्यूटरी कंडक्ट है, मतलब इसके लिए कोई लॉ बना है? तो नहीं, ये किसी लॉ में नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, ठीक है, ना ही इनके लिए कोई लॉ बनाया है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बस इलेक्शन कमीशन डिराइव करता है, ठीक है। आर्टिकल 324 के तहत इसको पावर है ना इलेक्शन को गाइड सुपरिटेंडेंट करना, डायरेक्शन देना, ठीक है। इलेक्शंस को पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, इलेक्शन कमीशन को ही सब देखना है। तो उसके लिए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज़ करता है ताकि कुछ एक्टिविटीज़ जो प्रोहिबिटेड हैं उनको आप लोग ना करिए, ठीक है। और किसके किस लागू होता है? ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लागू होता है, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उन पे लागू होता है, पोलिंग एजेंट्स पे लागू होता है, जो गवर्नमेंट पावर पे है उस पर लागू होता है और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे भी लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देख लेना, इस पर क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है कि किस पे लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ना तो ये स्टैट्यूटरी चीज़ है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, बिकॉज यूपीएससी आजकल ये बहुत पूछ रहा है कि इट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन कि ऐसा ऐसा है। तो ध्यान रखना, एमसीसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है इसकी, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या चीज़ें मना होती हैं, आपको पता ही है मोटी मोटी, वो आप देख लेना कि देखो अब एडवर्टीजमेंट नहीं करना पब्लिक एक्सचेकर के थ्रू, ठीक है। कोई नई स्कीम या पॉलिसी आप नहीं बता सकते अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि 48 आवर इलेक्शन के 48 आवर पहले आप जो है बिल्कुल पब्लिक मीटिंग्स करना अलाउड नहीं है आपको, ठीक है। जब तक इलेक्शन हो ना जाए, 48 आवर से लेके जब तक इलेक्शन बंद ना हो जाए तब तक आपको कोई भी पब्लिक मीटिंग करना अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करना इलेक्शन प्रमोशन के लिए वो भी सही नहीं है, ठीक है। और कोई भी मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स कैन नॉट सैंक्शन गवर्नमेंट पेमेंट, कोई पेमेंट वगैरह सैंक्शन नहीं कर सकता, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता, फंड्स का डिस्क्रिशनरी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं एमसीसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, एमसीसी जो है कब से लागू होता है? जब से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है ना, तब से लेके जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो मतलब फिर तो कोई भी वायलेट कर दे इसको, ठीक है, जिसका जो मन करे वो करे। लोग क्यों माने ये प्रोहिबिशंस, ठीक है, क्योंकि भाई सज़ा तो तभी होगी ना, पनिशमेंट कौन देगा? पनिशमेंट तो सिर्फ वायलेशन ऑफ लॉ की होती है, बट ये कोई लॉ तो है नहीं, एमसीसी इज़ नॉट अ लॉ, तो पनिशमेंट मिलेगी कैसे? तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जैसे कैरेक्टर कंडक्ट करप्ट प्रैक्टिसेस मानी गई हैं, तो इसमें सजा का प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू है। और कुछ चीज़ें जैसे इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स कर दिया, तो उसका सेक्शन 172 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी था, इसके सेक्शन 172 के तहत
ये भी सज़ा दे दी गई है। तो धीरे धीरे इसकी ऑल्दो कोई खुद की स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, मगर इन लॉज के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू सर्टेन प्रोविजंस इन्फोर्सेबल बनाए गए हैं इसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगली बात करें लोकसभा इलेक्शंस की। लोकसभा इलेक्शंस के कुछ, क्योंकि 2024 में ही हुए, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारी कंट्री में जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उनका मतलब क्या है, कैसे होते हैं। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर होता है वो पूरे एक जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसको लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है। ये हम सबको पता है। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, ठीक है। ये भी याद रखना। और दूसरा चीज़ याद रखना कि जो कैंडिडेट मेजॉरिटी सिक्योर करेगा वही इलेक्टेड कहलाएगा, वही इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, जो इंडिया में फॉलो होता है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसे ही बोलते हैं कि जो कैंडिडेट मेजॉरिटी सिक्योर करेगा वही इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा का ड्यूरेशन 5 साल का होता है। कब से लेके 5 साल तक? जो पहली मीटिंग होगी ना जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा की, तब से लेके 5 साल तक लोकसभा का ड्यूरेशन होता है। अच्छा, क्या कौन डिजॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट कभी भी चाहे लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। 5 साल कंप्लीट होने के पहले भी प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है, और उसका ये डिसीजन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कितनी भी बार, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद आप 6 मंथ्स के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते लोकसभा का टेन्योर। तो ये भी पॉइंट याद रखना। बस कुछ इतने से पॉइंट्स आपको लोकसभा के बारे में पता होने चाहिए। बाकी आप स्टैटिक में तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगी, ठीक है। और देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है आर्टिकल 329B के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये आप सोच रहे होगे मैंने ये कैपिटल बी को काट के स्मॉल बी क्यों कर दिया। देखो, कभी भी ना अगर किसी आर्टिकल के सामने कैपिटल बी लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ना ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है ये क्लॉज। बट एक्चुअली ये जो 329B है ये ओरिजिनल क्लॉज है। तो जो ओरिजिनल क्लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। कैसे? स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जो ये 329A, B ये सब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये ऐड नहीं किए गए हैं, तो इसलिए 320B ये स्मॉल में होगा, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज़ करेक्ट, ओके। अब देखते हैं एक्चुअली ये 329 किस बारे में है। आर्टिकल 329 एक्चुअली बात करता है, आर्टिकल 329 बात करता है जुडिशरी के रोल की, जुडिशरी रोल इन इलेक्टोरल प्रोसेस। आर्टिकल 329 की बात करता है जुडिशरीज रोल इन इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 329A क्या बोलता है? आर्टिकल 329A ये बोलता है कि जुडिशरी अलाउ नहीं है, जुडिशरी को ये अलाउ नहीं है कि किसी भी लॉस को चैलेंज कर सके, ठीक है। किसी भी लॉस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर सके रिगार्डिंग बाउंड्रीज और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। 329A में मतलब जुडिशरी को कोई, 329A में ये कहा गया है कि जुडिशरी को कोई हक नहीं है कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ कहीं चैलेंज किया जा सकते रिगार्डिंग बाउंड्रीज जो हैं हमारी, ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की या पूरे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स की। इन सब बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी चीज़ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते चैलेंज करने के लिए, ठीक है। और 329B क्या कहता है? 329B ये कहता है कि आप इलेक्शन का कंडक्ट या इलेक्शन का रिजल्ट, ये दोनों चीज़ें भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इसका एक ही तरीका चैलेंज करने का, वाया इलेक्शन पटिशन। 329(5) में बात की गई है कि सिर्फ इलेक्शन पटिशन के थ्रू ही आप जो है इसको चैलेंज कर सकते हो। किसी भी इलेक्शन को, इलेक्शन का कंडक्ट हो या रिजल्ट हो, आप इलेक्शन पटिशन के थ्रू जो है चैलेंज कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि इलेक्शन पटिशन के थ्रू चैलेंज कर तो सकते हैं, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली इलेक्शन पटिशन का हक सिर्फ हाई कोर्ट को है। जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है, जहाँ पे कुछ इशू हुआ है, वहाँ के कंसर्न्ड हाई कोर्ट में ही इलेक्शन पटिशन्स को फाइल किया जा सकता है। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है इस मैटर का, ठीक है। हाँ, इस मैटर के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद अपील करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो यही 329(5)B में एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ ये जो ADR है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये ADR जी ये NGO हैं, ये गए थे सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बोला कि हमें जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, आप प्लीज़ EC को गाइड करिए, EC को डायरेक्ट करिए आप कि जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे
उनकी बूथ वाइज वोटर टर्नआउट फिगर, ठीक है, बूथ वाइज वोटर टर्नआउट फिगर प्लस फॉर्म 17C, ये दोनों चीज़ें हमें 48 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डाल दे, 48 आवर्स के अंदर। समझ लो, ये चीज़ें इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि आप प्लीज़ इलेक्शन कमीशन को ये बोल दीजिए कि 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटर टर्नआउट और फॉर्म 17C दोनों चीज़ें अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया, सर आपको कोई हक नहीं है ये जुडिशियल इंटरवेंशन करने का हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में अंडर आर्टिकल 329B के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बात मानी और बोला ADR को कि यस, हम आपको ऐसे इलेक्शन कमीशन को ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पावर नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हाई कोर्ट जाइए, इलेक्शन पटिशन फाइल करिए। तो ये इशू था, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि कुछ फॉर्म 17C रिलीज़ करने के बारे में कहा गया ADR के द्वारा, ठीक है। अब फॉर्म 17C क्या होता है, काफ़ी न्यूज़ में था ये फॉर्म 17C लोकसभा इलेक्शन टाइम में। देखो, ये एक्चुअली वोटर टैली रिकॉर्ड होता है फॉर्म 17C, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कितने वोटर्स हैं एक बूथ पे उसकी बात करता है, ठीक है। कितने वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया उसकी बात करता है, और कितने वोटर को अलाउ ही नहीं है वोट देना उसकी बात करता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है फॉर्म 17C का वो ये बात करता है। फॉर्म 17C का जो दूसरा पार्ट है वो क्या करता है, दूसरा पार्ट में नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा होता है। क्या लिखा होता है, नेम ऑफ कैंडिडेट, ओके। और क्या लिखा होता है, कितने वोट उस कैंडिडेट को मिले हैं, वोट्स ऑफ कैंडिडेट। अब आप सोच रहे हो कि ADR कह रहा था कि ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दे विद इन 48 आवर्स। तो वही इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप इंटरवेन मत करिए। तो बस हो गया काम ख़त्म, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी और ये इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली मुद्दा क्या था। तो बाकी देख लो, मैंने बता ही दिया आपको इलेक्शन पटिशन क्या होता है, हाई कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। और इलेक्शन पटिशन कैन बी फाइल्ड बाई एनी कैंडिडेट, चाहे वो इलेक्टर हो या कैंडिडेट हो, ठीक है। उस इलेक्शन में जो पर्सनली इन्वॉल्व हो उसके थ्रू इलेक्शन पटिशन फाइल किया जा सकता है, ठीक है। बस ये न्यूज़ के बारे में यही था। आगे चलते हैं नॉमिनेशन इलेक्शन की बात करते हैं। अब नॉमिनेशन का क्या मतलब है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है लोकसभा में तो आपको नॉमिनेशन कराना पड़ेगा अपना एज ए कैंडिडेट। तो वो नॉमिनेशन का प्रोसीजर RPA 1951 में मेंशन है, ठीक है, कि आपको वैलिड नॉमिनेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हो तो फिर आपको 1 प्रपोजर चाहिए जो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ जाए, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हो या किसी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से हो जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो आपको अपने साथ 10 प्रपोजर्स ले जाने होंगे, ठीक है। तो यही 2 कंडीशन है नॉमिनेशंस के लिए इलेक्शंस में, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रपोजर्स हैं ये आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्टर्स होने चाहिए, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो वहीं से वो इलेक्टर्स होने चाहिए जो प्रपोजर्स आप लेके आ रहे हो वो लोग, ठीक है। बस यही कुछ कंडीशंस हैं नॉमिनेशंस के लिए, ठीक है। तो अभी ये नॉमिनेशन न्यूज़ में क्यों था कि एक कैंडिडेट था लोकसभा में जो अनअपोज्ड ही जीत गया, ठीक है, उसकी विक्ट्री हो गई बिकॉज रिटर्निंग ऑफिसर ने जो उसके सामने लड़ रहा था इंसान उसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अपोजिशन वाले कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट कर दिया, तो ये अनअपोज इलेक्टेड हो गया लोकसभा के लिए, ठीक है। तो यानी कि RPA एक्ट के तहत ये पावर भी है रिटर्निंग ऑफिसर को कि आप जो है किसी भी ग्राउंड्स पे, ठीक है, सब्सटेंशियल कैरेक्टर के ग्राउंड पे आप डिफेक्ट के ग्राउंड पे किसी का भी नॉमिनेशन रिजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने नॉमिनेशन के बारे में देख लिया। अगला देखो रीपोलिंग। अब ये छोटी छोटी न्यूज़ बची हैं, मेजर हमने कवर कर ली, ये फटाफट देख लेते हैं। रीपोलिंग क्या है, रीपोलिंग होती है लोकसभा इलेक्शन में अगर जैसे मणिपुर और अरुणाचल में हुई थी लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, तो कहीं पे भी वायलेंस हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाए, वोटिंग मशीन का बूथ कैप्चरिंग हो जाए, बताया ना, और या फिर किसी कैंडिडेट है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का उसकी डेथ हो जाए तो रीपोलिंग होती है। तो ये न्यूज़ में था। साइलेंस पीरियड बताया था ना कि 48 आवर्स पहले वोटिंग डे के साइलेंस पीरियड होता है, उसमें आप ज़्यादा कैंपेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो साइलेंस पीरियड कुछ नहीं, बस वही है, ठीक है। RPA 1951 में इसका मेंशन है, तो इतना उसमें डिटेल नहीं जाना कि क्या क्या उसमें होता है, वो आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड है 48 आवर्स पहले, ठीक है। अच्छा, 1 कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये क्या मुद्दा है, देखो इसमें ये कहा गया, एक प्रोविज़न है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 में कि पहले तो ये था कि कोई भी कैंडिडेट है उस पर कोई लिमिट नहीं थी, कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से वो लड़ सकता था इलेक्शन, ठीक है, कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता था 1996 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया गया 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ठीक है, 1996 में अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत एक कैंडिडेट सिर्फ 2 सीट से ही लड़ सकता है। लाइक राहुल गांधी फॉर एग्जांपल अमेठी से लड़े थे और कहाँ से लड़े थे, वायनाड से लड़े थे।
तो सिर्फ 2 से ही लड़ सकते हैं वो, 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, ठीक है। पहले 1996 वाले वो कितने से भी लड़ सकते थे, ठीक है। उसी कहते हैं वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब सपोज आपने दोनों सीटें जीत ली, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही सीट मिलेगी, दूसरी सीट आपको खाली करनी पड़ेगी और वहाँ पे बाई इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शंस नेसेसरी होंगे। तो आपको पता है राहुल गांधी के वायनाड की सीट खाली हुई, फिर वहाँ पे प्रियंका गांधी ने इलेक्शन लड़ा और वो विक्टोरियस इमर्ज होकर लौटी हैं लोकसभा में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज वाला कॉन्सेप्ट। होम वोटिंग, होम वोटिंग से नाम से ही समझ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो वो जो ऐसे एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, सपोज पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी 40% डिसेबिलिटी हो, या सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी 85 से ज़्यादा एज है, उनके लिए वो वोटिंग फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। पोस्टल बैलेट वगैरह लिख के, ठीक है। इसके थ्रू पूरा कंटिंजेंट जो है पोलिंग स्टाफ इन्वॉल्व होता है और सीक्रेसी ऑफ वोटिंग को मेंटेन करते हुए ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन फिनिश करवाता है। अच्छा, कोई पूछ ले स्वीप क्या है? स्वीप एक कैंपेन है, 2009 से चल रही है, ठीक है। इलेक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन्हांस करने के लिए लोगों का, और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे लोगों के लिए भी, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ईजिली इलेक्शन वो एक्सेस कर पाएँ उनके लिए भी ये स्वीप कैंपेन चलाई जाती है, ठीक है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब देख लो, यही वोटिंग फ्रॉम होम के तहत ही पोस्टल बैलेट का भी ऑप्शन आता है। बताया ना कि पोस्टल बैलेट पोस्ट से सेंड किए जाते हैं, ठीक है। किसको किसको सेंड करना अलाउड है पोस्टल बैलेट? स्पेशल वोटर, सर्विस वोटर, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है। और जो भी जो भी वोटर्स हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, इन लोगों को पोस्टल बैलेट के थ्रू इलेक्शन करवाना अलाउड है, ठीक है। इलेक्शन अपना भेजना अलाउड है। अच्छा, प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? अगर सपोज आपको इलेक्शन कास्ट करना है, ठीक है, और आप अनेबल हो, ठीक है, रजिस्टर्ड इलेक्टर हो, लेकिन आप नहीं डाल सकते किसी वजह से, तो आप अपना डेलीगेट कर सकते हो वोटिंग राइट किसी और को, ठीक है। तो एक्चुअली ये फैसिलिटी सबको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सर्विस वोटर्स को अवेलेबल है, क्योंकि यूजली सर्विस वोटर्स जो बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सर्विस वोटर्स कौन कौन से होते हैं जिनको प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड है? सपोज कोई आर्म फोर्सेस में है तो अब उसको छोड़ के तो इलेक्शन कास्ट करने नहीं आ सकते ना। कोई पुलिस फोर्स है जिसकी अपने स्टेट के बाहर ड्यूटी लग गई है, तो वो कैसे वोट डालेगा? तो वो अपने किसी वाइफ को नॉमिनेट कर दिया कि आप मेरी तरफ से वोट डाल लेना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है। कोई मेंबर ऑफ फोर्स है आर्मी एक्ट 1950 के तहत, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो वो भी सर्विस वोटर कहलाएगा। तो सर्विस वोटर्स को प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड है। तो ये आपने देख लिया होम वोटिंग वाला पूरा न्यूज़। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म 17C, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एंड लास्ट में हम बताते हैं कि ब्रेल साइनेज, ये एक्चुअली इलेक्शन डिपार्टमेंट था पुदुचेरी का, उसने इंग्लिश और तमिल में जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए फैसिलिटी स्टार्ट करी है, ताकि जो ब्लाइंड वोटर हैं और विजुअली इम्पेयर्ड है वो लोग भी अपना इंडिपेंडेंटली वोट कास्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्रेल साइनेज होंगे उसमें, ठीक है। तो वो इजीली पता लगा लेंगे क्या कौन सा कैंडिडेट है, उसको वोट खुद कर देंगे। हालांकि अभी भी उनको अलाउ है अपने साथ एक कंपेनियन ले जाना और उसको बता देते हैं किसको वोट करना है, तो वो कंपेनियन उसी को वोट करता है, ठीक है। तो वो अपने साथ कंपेनियन ले सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज़ भी इलेक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड करवाई है इंग्लिश में और तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आगे के लेक्चर्स में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, लेजिस्लेचर की क्या है, ये वाला सेक्शन पूरा कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फटाफट इसको फिनिश करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट में लिखो, और आपको हम विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स का रेजोल्यूशन करेंगे। और कुछ मिस्टेक्स हुई हो मुझसे इस लेक्चर में तो वो भी कमेंट में बताओ, सो दैट आई कैन पिन दैट कमेंट, ठीक है। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना। एंड वी आर वेरी होपफुल दैट बहुत जल्द हम ये सीरीज़ जितनी जल्दी शुरू की है उतनी ही जल्दी इसको फटाफट पढ़ा के ख़त्म भी कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।